नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का है और उस दौर की बात है जब फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन का कद बड़ा होने लगा था। फिल्म निर्माताओं के मन में राजेश खन्ना की जो छवि थी, अमिताभ बच्चन उससे बिल्कुल अलग थे। राजेश खन्ना शूटिंग पर देर से आने और यहां तक कि मूड न होने पर शूटिंग कैंसिल तक कर देने के लिए मशहूर थे। और वहीं इसके उलट अमिताभ बच्चन अनुशासन का दूसरा नाम थे। कॉल टाइम से 2 मिनट पहले पहुंचना उनकी खासियत थी। सेट्स पर वो पूरी तरह निर्देशक की बात सुनते थे। मीडिया में भी राजेश खन्ना के खिलाफ जैसे एक लहर सी चल रही थी। उस दौर की कई पत्रिकाओं में अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम का दावेदार तक बताया जाने लगा। जिस मीडिया ने उन्हें फिनोमिना का खिताब दिया था, वही उनके नाम के आगे एक्स फिनोमिना जोड़ने लगा था। राजेश खन्ना का करिश्माई दौर अब भूतपूर्व हो चुका था। 1 साल पहले आई दाग कामयाब रही थी और यश चोपड़ा का बैनर भी मजबूती से स्थापित हो गया था। और अब यश चोपड़ा को सलीम जावेद की लिखी एक शानदार स्क्रिप्ट मिली। प्रोड्यूसर के रूप में गुलशन राय भी आ गए, लेकिन अपने निर्देशन में बनने वाली इस नई फिल्म में यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना के बजाय अमिताभ बच्चन पर दांव लगाने का फैसला किया। फिल्म थी दीवार। हालांकि राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यूज में यह बात कही कि यश चोपड़ा ने दीवार पहले उन्हें ऑफर की थी, मगर फिल्म की लेखक जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान ने इस बात से इनकार करते हुए बताया कि दीवार के रोल के लिए कभी भी राजेश खन्ना से बात नहीं की गई। हमने तो वो रोल अमिताभ बच्चन के लिए ही लिखा था। वो उस रोल में पूरी तरह फिट बैठते थे। उसमें अदला बदली जैसी कोई बात हो नहीं सकती थी। तकरीबन इसी दौरान यश चोपड़ा ने अपनी एक और फिल्म कभी कभी की प्लानिंग शुरू कर दी। जहां दीवार एक एक्शन फिल्म थी, वहीं कभी कभी 2 पीढ़ियों की लव स्टोरी पर आधारित एक महत्वाकांक्षी मल्टी स्टारर फिल्म थी। कभी कभी में हालांकि राजेश खन्ना की छवि के मुताबिक शायराना और रोमानी रोल था, लेकिन इस रोल के लिए भी राजेश खन्ना के नाम पर कभी विचार नहीं किया गया। फिल्म में शायर की भूमिका एंग्री यंग मैन अमिताभ को दे दी गई। साथ ही शशि कपूर और ऋषि कपूर के रोल भी पूरी तरह रोमांटिक थे। यश चोपड़ा से अक्सर यह सवाल पूछा गया कि उन्होंने राजेश खन्ना को इन फिल्मों के लिए साइन क्यों नहीं किया। कई साल बाद अप्रैल 1987 में पिक्चर पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा कहते हैं कि इस बात का सटीक जवाब देना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कोई खास वजह थी ही नहीं। ये कुछ ऐसा है कि आप एक एक्टर के साथ काम करते हैं, उसके साथ आपकी समझ और ट्यूनिंग बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म दाग के बाद मुझे लगा कि अमिताभ बच्चन फिल्म दीवार के लिए ज़्यादा सही हैं, क्योंकि उस रोल के लिए जज्बाती और टफ से दिखने वाले कलाकार की ज़रूरत थी। फिर त्रिशूल में भी इसी तरह का रोल था, तो हमने अमिताभ को साइन किया। यश चोपड़ा ने दीवार और त्रिशूल जैसी एक्शन फिल्मों में तो अमिताभ बच्चन को लेने की वजह बता दी, मगर जब उनकी रोमांटिक फिल्मों मसलन कभी कभी और सिलसिला के बारे में पूछा गया, तब भी उन्होंने वही ट्यूनिंग वाली बात दोहराई और कहा कि देखिए, मुझे उसी टीम की आदत पड़ गई थी। फिर मैंने उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की। जहाँ तक काका के साथ मेरे रिश्तों का सवाल है, तो वो कभी खराब नहीं रहे। हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। मगर कभी कभी और सिलसिला के लेखक सागर सरहदी, जो राजेश खन्ना को उनके थिएटर के दिनों से जानते थे, इस बात पर कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे याद है, मैंने एक बार यश चोपड़ा से कहा था कि तुमने एक बार अच्छी फिल्म दाग बनाई है राजेश खन्ना के साथ, तो और क्यों नहीं बनाते उसके साथ। तो यश चोपड़ा ने जवाब दिया, यार उसके साथ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सागर सरहदी ने पूछा कि भाई क्यों? तो यश चोपड़ा ने जवाब दिया कि वो सब प्रोड्यूसर्स को अपने घर बुलाता है और आधी रात तक दारू पीता है। जब तक वो खुद सो नहीं जाता, प्रोड्यूसर्स को प्रेजेंस देनी पड़ती है। फिर अगर वो मद्रास जा रहा है तो सारे प्रोड्यूसर्स उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाते थे, और जब लौटता था तो सारे प्रोड्यूसर्स उसे रिसीव करने आते थे। यश ने कहा कि भाई मुझसे ये काम नहीं होता, ये सुपरस्टार वाली डिमांड मुझसे पूरी नहीं होगी, तो इसलिए मैं जहां कंफर्टेबल हूं वहीं काम करूंगा।
इस बात का जिक्र छिड़ा तो द फिल्म स्ट्रीट जर्नल की संपादक और फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान बताती हैं कि यश चोपड़ा ने भी ये सब किया जब तक उन्हें राजेश खन्ना की ज़रूरत थी। फिर उन्हें अमिताभ बच्चन के रूप में एक नया अल्टरनेटिव मिल गया, वरना शायद वो बाद में भी वो सब करते ही रहते जो राजेश खन्ना चाहते थे। ये सब एक जैसे हैं। जैसे ही स्टार का मार्केट ख़राब हुआ, ये सोचते हैं कि अब मैं इसकी चमचागिरी क्यों करूं, अब मुझे इसकी क्या ज़रूरत। भारती एस प्रधान बताती हैं कि मैंने राज कपूर के अंतिम संस्कार के दिन एक बहुत बड़े निर्माता को अमिताभ बच्चन की चप्पल हाथ में लेकर चलते हुए देखा। फिल्म इंडस्ट्री में ये सब होता है, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। यश चोपड़ा ने जब उस समय राजेश खन्ना को छोड़कर नए लड़के यानी कि अमिताभ को अपनी फिल्मों का हीरो बना लिया, तो ये बात राजेश खन्ना को जाहिर है पसंद नहीं आई। नमक हराम के बाद वो अमिताभ बच्चन को लेकर काफ़ी असुरक्षित हो गए। सागर सरहदी बताते हैं कि एक बार मैं कोई स्क्रिप्ट लिखने खंडाला गया तो वहाँ मेरी मुलाकात राजेश खन्ना से हुई। मैंने उससे पूछा कि यार तू यश चोपड़ा के साथ और कोई फिल्म क्यों नहीं कर रहा। तो वो चिढ़कर बोला कि यश अच्छा डायरेक्टर नहीं है, बहुत मेहनत कराता है, सुबह से लेकर रात, मुझसे नहीं होगी इतनी मेहनत। सागर सरहदी ये बातें सुनकर हंस पड़े। ये बात भी गौर करने लायक है कि उस शाम में जहां उस दौर में यश चोपड़ा जैसे कुछ निर्देशकों ने राजेश खन्ना के साथ दोबारा काम नहीं किया, तो वहीं जे ओम प्रकाश, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सामंत जैसे निर्देशक भी थे जो राजेश खन्ना के साथ कई फिल्में उन्होंने बनाई। जब मैंने जे ओम प्रकाश से राजेश खन्ना के इस पहलू के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, राजेश खन्ना के साथ काम करना मेरी ज़िंदगी का सबसे आसान और बेहतरीन अनुभव रहा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने कलाकारों को कैसे हैंडल करते हैं। कुछ लोग गलत वादे कर देते हैं और फिर परेशानी हो जाती है। मुझे राजेश खन्ना ने कभी परेशान नहीं किया और ना ही मुझे डेट्स के लिए कभी उसके बंगले में हाजिरी लगानी पड़ी। एक इंटरव्यू के दौरान जे ओम प्रकाश ये बातें कहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई सीनियर टेक्नीशियंस ये बताते हैं कि शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना को अहम ब्रेक दिया और ऋषिकेश मुखर्जी की भी वो बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए इन सीनियर फिल्म मेकर्स के साथ वो सुपरस्टार वाले नखरे नहीं दिखाते और कंट्रोल में रहते हैं। मगर अच्छे व्यवहार वाली खबरें कम ही छपती थीं। इस बात पर रोशनी डालते हुए निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश कहते हैं कि काका की लाइफ वैसे भी जो थी वो एक्सट्रोवर्ट नहीं था, वो इंट्रोवर्ट था। वो हर एक बात से उसकी बातचीत भी ज़्यादा हर एक लोगों से होती नहीं थी। कई इंसानों में खूबियां कम होती हैं, कमजोरियां ज़्यादा। तो एक्शन रिएक्शन से ही आदमी पहचाना जाता है। उसका जो रिएक्शन था या जनरल बिहेवियर था वो ज़्यादा लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सबको अच्छा नहीं लगा, ये बात सब जानते हैं। वो चाहते थे कि उनकी टीम के लोग सिर्फ उनके साथ ही काम करें, मगर फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में अक्सर ऐसा मुमकिन नहीं होता। इसी वजह से उनके साथ काम करने वाले कई अच्छे लोग धीरे धीरे उन्हें छोड़ने लगे। अमिताभ बच्चन पर खेला गया यश चोपड़ा का दांव जैकपॉट साबित हुआ। साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार ने हिंदी सिनेमा को बदल कर रख दिया। साथ ही अभिनेता के तौर पर अमिताभ बच्चन की शख्सियत को नई ऊंचाई दी। अमिताभ बच्चन की रफ्तार बढ़ चुकी थी। इसके बाद चुपके चुपके, मिली और ज़मीर जैसी उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें उनके अभिनय के अलग अलग शेड्स नजर आए। और ख़ास बात यह थी कि चुपके चुपके और मिली निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में थीं और ज़मीर का निर्माण बी.आर. चोपड़ा ने किया था। ये वो लोग थे जो कुछ ही समय पहले राजेश खन्ना के साथ कामयाब फिल्में बना चुके थे। फिर इसी साल के अंत में बॉक्स ऑफिस पर एक और धमाका हुआ और इस धमाके का नाम था शोले। पहले दीवार और अब मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म शोले ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड काफ़ी हद तक बदल कर रख दिया। रोमांटिक फिल्मों की जगह अब दर्शकों को एक्शन और मारधाड़ पसंद आने लगी। शोले के निर्देशक वही रमेश सिप्पी थे जिनकी फिल्म अंदाज में सिर्फ राजेश खन्ना के एक गेस्ट अपीयरेंस की वजह से फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई थी। मगर वैसी कामयाबी के बावजूद उन्होंने अंदाज के बाद कभी राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक शोले को लिखने वाले भी एक समय में राजेश खन्ना के खास रहे सलीम जावेद ही थे। लेखक जोड़ी सलीम जावेद से नाराजगी भी राजेश खन्ना को बेहद
भारी पड़ी। इसका अंदाज़ा उन्हें पहले नहीं हुआ, लेकिन आने वाले सालों में राजेश खन्ना को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सलीम जावेद उभरते हुए लेखक थे और राजेश खन्ना के साथ उनकी टीम भी बन गई थी, लेकिन अंदाज, हाथी मेरे साथी और बंधन जैसी हिट फिल्में देने के बाद ये जोड़ी भी राजेश खन्ना के साथ काम करने से कतराने लगी। और इससे दो नुकसान हुए। पहला ये कि सलीम जावेद उस वक्त फॉर्म में थे और उनकी अच्छी स्क्रिप्ट्स राजेश खन्ना को नहीं मिली। दूसरे, वो स्क्रिप्ट उभरते हुए स्टार अमिताभ बच्चन को मिली और वो ऊपर चढ़ते गए। इस दौर में खासतौर पर जावेद अख्तर के साथ राजेश खन्ना के झगड़े की खबरें फिल्म मैगजीन्स में बहुत छपी। दोनों के कैंप से मतभेद की अलग अलग वजहें भी बताई गई, मगर खुलकर दोनों ने मतभेदों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। सलीम खान से जब इस मतभेद की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि एक फिल्म थी भोला भाला और वो एक मराठी फिल्म पर आधारित थी। उसे वो हिंदी में करना चाहते थे, तो हमें स्क्रीन प्ले के लिए बुलाया गया। उसमें हमने डबल रोल करना चाहा। क्रिएटिवली हम उस पर बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने हाथी मेरे साथी के वक्त हमें सपोर्ट किया था, हालांकि वो हमें ब्रेक देने वालों में से नहीं थे। हमें तो सिप्पी फिल्म्स में पहले ही नौकरी मिल चुकी थी। इसके बाद वो वहाँ आए फिल्म अंदाज में, मगर वो ये समझते थे कि सलीम जावेद को मैंने ब्रेक दिया है और इनको मैंने सपोर्ट किया और ये मुझसे असहमत हो रहे हैं। ये असहमति उनको बर्दाश्त नहीं थी। फिल्म जंजीर आई तो अमिताभ खड़ा हो गया। फिर हमने उसके साथ दीवार, त्रिशूल की तो नेचुरली राजेश खन्ना ने सोचा होगा कि ये लोग मेरे साथ थे और अब ये अमिताभ बच्चन के लिए फिल्में लिखने लगे, लेकिन ये सब वक्त के साथ होता चला गया। आज भी ये बात अक्सर कही और लिखी जाती है कि सलीम जावेद ने जानबूझकर राजेश खन्ना का करियर खत्म करने की प्लानिंग की और एक तरह से उस दौर में अपनी लिखी हर स्क्रिप्ट में अमिताभ बच्चन के लिए मजबूत रोल लिखी ताकि वो राजेश खन्ना से बड़े स्टार बन जाएं। मगर क्या वाकई ये सच्चाई है? सलीम खान सालों बाद इस पर रोशनी डालते हुए कहते हैं कि एक लाइन थी, हमने उसको हाथ लगाए बगैर एक बड़ी लाइन खींच दी। जानबूझकर होने का तो सवाल ही नहीं होता। यू कैन नॉट डुप्लीकेट सक्सेस। अमिताभ आया था, उसकी 11-12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी एक के बाद एक। वो तो वापस जा रहा था, अगर जंजीर नहीं चलती तो वो वापस चला गया होता। तो डिलिबरेट कैसे हो सकता है कि सलीम जावेद इतने बड़े खुदा थे कि उन्होंने एक आदमी को लिया और कहा कि इसको हम राजेश खन्ना के अपोजिट खड़ा कर देंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था उस वक्त कि राजेश खन्ना से बड़ा कोई स्टार हो सकता है। ये रुतबा था, ये दौर था राजेश खन्ना का। राजेश खन्ना उस दौर में पूरी फॉर्म में थे, लेकिन वक्त है, वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।